आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने जो ऊपर डिस्क्लोजर देखे वो डिस्क्लोजर वो डिस्क्लोजर किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों गए थे? ताकि अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, सभी के सभी लोग जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज कर रहे हैं वो एक ही तरीके से डिस्क्लोजर दें ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ईजी हो जाए। ओके, तो अब हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मेनली जो चीज हम बैंक के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स आर दोज आइटम्स जो रिलेट तो पिछले साल से करती हैं लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करंट ईयर में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेंस हुआ था पिछले साल के अंदर बट हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर बट हम उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिपोर्ट करना भूल गए, ये ओमिट हो गया किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से, बिल इनवॉइस नहीं था, पता नहीं था, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसको जब हम अगले साल में बुक करेंगे दैट विल बी नोन एज प्रायर पीरियड आइटम्स। उसकी काउंटिंग किस तरीके से करनी है, उसका डिस्क्लोजर कहां देना है, दैट विल बी डील्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। उसके अलावा जो अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है उसका डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज होता है तो उसका डिस्क्लोजर कहां दिया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शॉर्ट में एएस बोलते हैं, तो हम यही रेफर करने वाले आगे। एएस 9 इज बेसिकली कि कभी भी अगर बैंक को रेवेन्यू होता है तो किस टाइम पे माना जाए कि वो रेवेन्यू हमारा हो चुका है, उसको किस टाइम पे रिकॉर्ड किया जाए। अगर तो वो उस टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको रेवेन्यू कैटेगराइज कर दिया जाएगा, अगर नहीं कर सकते तो रेवेन्यू को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी जो सबसे मेन कंडीशन होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब प्रॉपर सर्टेनिटी होती है कि हमें रेवेन्यू आने ही वाला है। तो अगर हमें इस चीज को भी अपनी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना है। एएस 1 के अंदर क्या होता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, उसके अंदर हम बताते हैं कि हम एएस 9 के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं एएस 15। AS15 is employee benefits. Employee benefits is about all the remuneration and all the benefit that were given to employees. उसके अंदर किस किस तरीके से डिस्क्लोजर देना है वो कौन हमें बताता है? AS15। उसके बाद हम अगला स्टैंडर्ड देख रहे हैं दैट इज AS17। AS17 इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS17 क्या कहता है? आप अपनी पूरी कंपनी की, पूरी एंटिटी की जो रिपोर्टिंग है वो तो करने ही वाले हो, उसको इजी करने के लिए उसको ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन किसमें कर दो? सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स किस किस तरीके के रिपोर्टिंग हो सकते हैं? हम बैंक के रेफरेंस में पढ़ते हैं। बैंक के रेफरेंस में दो सेगमेंट में प्राइमरली डिवाइड करते हैं। दैट फर्स्ट वन इज बिजनेस सेगमेंट, सेकंड इज जियोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट। बैंकिंग बिजनेस सेगमेंट होते हैं, उसके अंदर मेनली क्या आता है कि बैंक किन किन बिजनेसेस में डील करता है। उसके अंदर हो सकता है ट्रेजरी बिजनेस हो, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग हो, रिटेल बैंकिंग हो या कोई और बैंकिंग ऑपरेशन हो, ठीक है। एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट बेसिकली होता है कि ज्योग्राफी की बेसिस पे डिवाइड करना। उसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं डोमेस्टिक सेगमेंट्स एंड इंटरनेशनल सेगमेंट्स। तो इन सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग अलग अलग तरीके से करना, इकट्ठी तो होगी ही होगी, अलग अलग करके भी दिखाना ताकि ईच सेगमेंट को इजीली समझा जा सके। फॉर एग्जांपल लाइक मैं जियोग्राफिक सेगमेंट की एग्जांपल लेता हूँ। जियोग्राफी में मैंने दो अपने सेगमेंट बांटे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। मैंने डोमेस्टिक की रिपोर्टिंग अलग से करी, इंटरनेशनल सेगमेंट की रिपोर्टिंग अलग से करी। अब मेरे लिए ये समझना इजी हो जाएगा कि जो मेरा सेगमेंट है वो कौन सा सेगमेंट मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्या मैं डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ या क्या इंटरनेशनल सेगमेंट में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हर बैंक के जो सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। सो हर बैंक अपने अलग मेथड यूज कर सकता है ताकि जो अपने खर्चे हैं वो अलग अलग सेगमेंट में एलोकेट कर सके, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट सके। बैंक अपना तरीका अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि हर बैंक का जो सिस्टम है वो अलग है, हर बैंक के ऑपरेशंस अलग होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकल के आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अकाउंट AS18 क्या कहता है कि अगर हमारी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन होती हैं तो उन्हें अलग से डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। इसका रीजन क्या होता है कि अलग से डिस्क्लोज क्यों किया जाता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स को? रिलेटेड पार्टीज बेसिकली कि जिनमें कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता निकलता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी और जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं वो रिलेटेड पार्टीज होती हैं, ठीक है।
तो देर आर चांसेस कि कंपनी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो अगर मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेट्स से फॉर 100 रुपीज फॉर अ सर्विस, तो हो सकता है वो डायरेक्टर को 80 रुपीज में दे रही हो। उस चीज का डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है, ताकि जो शेयर होल्डर्स उन्हें पता लग सके कि क्या जो सर्विस है वो एक्चुअल सही रेट पे दी गई है या नहीं दी गई। तो सेम बैंकिंग के केस के अंदर एएसए टीम बताता है कि किन किन रिलेटेड पार्टी के क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। सबसे पहले हम कुछ रिलेटेड पार्टीज देख लेते हैं। कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो सकते हैं? होल्डन डायरेक्टर्स, सीईओज, चाहे वो इंडियन ब्रांच के हो, फॉरेन ब्रांच के हो, इंप्लॉइज एक्सेट्रा। उनके अंदर हमें डिस्क्लोजर किस किस का देना है, बोरिंग्स, डिपॉजिट्स, प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, पूरी लिस्ट है। उसके बाद हमें बताना है कि पेरेंट कौन है, पेरेंट के साथ कितनी ट्रांजेक्शन, लाइक सब्सिडरी, एक क्या होता है होल्डिंग कंपनी होती है, वो आगे कुछ कंपनीज को ओन करती है, उनको सब्सिडरी कंपनीज बोला जाता है। जो होल्डिंग कंपनी होती है हम उसको पेरेंट कंपनी भी बोल देते हैं। सो अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सब्सिडरी ये बताएगी कि मैंने अपने पेरेंट कंपनी के साथ कितनी ट्रांजेक्शंस करी हैं, इन सब जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। अगर एक पेरेंट की बन रही है तो वो बताएगी अपनी सब्सिडरी के साथ उसने कितनी ट्रांजेक्शन करी है। उसके अलावा पेरेंट सब्सिडरीज के अलावा होती है एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। एसोसिएट्स आर बेसिकली दोस्त कंपनी जिसके अंदर 20% से ज्यादा का वोटिंग शेयर होता है, तो उनके साथ कितनी डीलिंग हुई है उसका डिस्क्लोजर देना। जॉइंट वेंचर्स अगर हैं उनके साथ कितने ट्रांजेक्शन उसकी डिस्क्लोजर देना। की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं उनके साथ जो ट्रांजेक्शन की गई है उसका डिस्क्लोजर अलग से देना। एंड जो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं इनके जो रिलेटिव्स हैं अगर इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन की गई है तो उसका डिस्क्लोजर देना। तो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हमें अभी भी पढ़े कौन कौन हो सकते हैं, होल्डन डायरेक्टर्स, बोर्ड, सीईओज एंड ब्रांचेस ऑफ सीईओज ऑफ ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो रिलेटेड पार्टीज कौन कौन हुई, पेरेंट, सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, की मैनेजमेंट पर्सनल्स एंड की मैनेजमेंट पर्सनल्स के रिलेटिव्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट AS18। अगला जो स्टैंडर्ड हमारे पास आता है दैट इज AS21। AS21 इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक होती है होल्डिंग कंपनी, उसकी होती है सब्सिडरी कंपनीज। तो हो सकता है इनके आगे भी एक चेन हो, सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी हो सकती है। दिस चेन कैन कंटिन्यू टू अनलिमिटेड, कोई इसकी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, कंपनी एक्ट में एक लिमिट डिफाइन की है कि एक कंपनी की आगे कितनी सब्सिडरीज हो सकती है। इसके अंदर हम आप देख रहे हैं कि जब होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एक होल्डिंग कंपनी है उसके आगे सब्सिडरी कंपनी है, जब ये अपनी अपनी बैलेंस शीट्स अलग अलग से बनाएंगे उन्हें कहा जाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक होल्डिंग है वो सिर्फ अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, सब्सिडरी वन सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, सब्सिडरी टू अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, तो उन्हें कहा जाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं सेगमेंट से डील करती है, उन्हीं कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बट जब इन सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके होल्डिंग प्लस ऑल सब्सिडरीज की इकट्ठी जो बैलेंस शीट बनेगी उसको कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है? AS21 के अकॉर्डिंग। AS21 क्या कहता है कि आपको सारी जो एक पेरेंट कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी उसको अपनी सारी सब्सिडरीज की, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, उन सबको उनकी बैलेंस शीट बनानी है इकट्ठी, उसको कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, उसमें अगर AS21 कहता है कि एक पर्टिकुलर सब्सिडरी या कुछ सब्सिडरीज हैं उनको नहीं इंक्लूड करना तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, बट बाकी जो बच्चे उनको सबको इंक्लूड करके आपको क्या बनानी पड़ेगी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा जो डिस्क्लोजर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। अगर सब जो एक क्या होता है कि जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो उनके अंदर किन किन सब्सिडरीज को इंक्लूड करना है, किन किन एंटिटी को इंक्लूड करना है, किन किन एंटिटीज को इंक्लूड नहीं करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? पेरेंट कंपनी के पास। पेरेंट कंपनी का डिसीजन कौन करता है? उसकी मैनेजमेंट। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी। बट अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने एक एंटिटी छोड़ दिया बट ये भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो वो ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर कमेंट जरूर करेगा कि मैनेजमेंट ने ये इंक्लूड नहीं करी है बट मेरे अकॉर्डिंग ये इंक्लूड होनी चाहिए। अगला स्टैंडर्ड हमारे पास निकल के आता है AS22। AS22 इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम क्या कहता है? सो होता क्या कि कंपनीज एक्ट के, सपोज कंपनीज एक्ट की एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दो अलग अलग एक्ट हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ चीजें अलाउड होती हैं एज अ एक्सपेंस, एज अ डिडक्शन ऑन इनकम, बट इनकम टैक्स एक्ट कई चीजों को डिसअलाउ कर देता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बोनस की एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने बोनस का खर्चा बुक करा 4 करोड़ रुपीस, बट आपने पे करा है सिर्फ 2 करोड़ रुपीस,
तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आपको 4 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा, बट आप एज पर इनकम टैक्स आपको सिर्फ 2 करोड़ का ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब कि सपोज आपकी टोटल इनकम आती है 100 करोड़ की, अगर तो आप सिर्फ कंपनीज एक्ट लेके चल रहे हो तो आपको खर्चा की डिडक्शन मिलेगी 4 करोड़, मतलब -4 करोड़ हो जाएगा, और नेट इनकम आपकी बनेगी 96 करोड़। जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर कंपनीज एक्ट वो कैलकुलेट होगा 96 करोड़ के ऊपर। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट जितना आपने पे करा है आपको सिर्फ उतनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, और बाकी जो अमाउंट आपने पे नहीं करी है आप जब पे करोगे तब उसकी डिडक्शन मिलेगी। सो एज पर इनकम टैक्स क्या होगा, 100 करोड़ की इनकम माइनस डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 2 करोड़ की, बाकी बचा 98 करोड़। सो एज पर इनकम टैक्स क्या है, आपकी जो इनकम है दैट इज 98 करोड़, एज पर कंपनीज एक्ट इज 96 करोड़। जो टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर इनकम टैक्स वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वहां इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ गया कि कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है कि इनकम, कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम आ रही है 96 करोड़ की, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है 98 करोड़ की, तो इनके अंदर डिफरेंस आ गया। उस डिफरेंस को किस तरीके से डील करना है वो हमें कौन बताता है, AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इस डिफरेंस को डील करने के लिए डीटीए और डीटीएल बनाए जाते हैं। डीटीए क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डीटीएल क्या होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर हमें दिखता है कि इन फ्यूचर हमें बेनिफिट होने वाला है टैक्स के अंदर तब हम बनाते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट, बट जब हमें दिखता है कि इन फ्यूचर हमें लॉस होने वाला है, हमारा एक्सपेंस होने वाला है, तो हम बनाते हैं डीटीएल। फॉर एग्जांपल लाइक हमने प्रेजेंट एग्जांपल ली, एज पर कंपनीज एक्ट हमारी इनकम आई थी 96 की, एज पर इनकम टैक्स आई थी 98 करोड़ की। आज हमने टैक्स ज्यादा पे करा 98 करोड़ पे, बट इन फ्यूचर जब हम बोनस 2 करोड़ पे कर देंगे तो हमें अगले सालों में टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हम बनाएंगे डीटीए। डीटीए बेसिकली किस अमाउंट बनती है, 2 करोड़। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज नोन एज टाइमिंग डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस जो फ्यूचर में जाके हमें अलाउ होने वाला है उसको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। जितना भी टाइमिंग डिफरेंस है उसको हम करेंगे विद रेट ऑफ टैक्स, लाइक 2 करोड़ एंड सपोज कंपनी पे टैक्स रेट लग रहा है 30%, तो 2 करोड़ का 30% हो गया 60 लाख, तो 60 लाख की डीटीए बन जाएगी। तो ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑफ इनकम काफी ज्यादा डिटेल में मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दी है ताकि हम इस पॉइंट को समझ सकें। सो डीटीए डीटीएल बनता है। डीटीए डीटीएल की जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग क्योंकि ये बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इफेक्ट करता है, उसके अलावा बैंक्स अपना कितना डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसकी एबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। वो कैसे हम देखते हैं। जो डीटीएल होती है, डीटीएल जो बनती है उसकी जनरल एंट्री होती है रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू डीटीएल। डीटीएल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बनाने के लिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, जब रेवेन्यू रिजर्व डेबिट होगा मतलब रेवेन्यू रिजर्व का बैलेंस कम हो गया और डीटीएल का बैलेंस बढ़ गया, उससे क्या होगा, हमारी कैपिटल कम होगी। ठीक है, कैपिटल कम होगी, रेवेन्यू रिजर्व बढ़ गया। और जो डीटीएल है वो ना टीयर 1 का पार्ट नहीं है, टीयर 1 कैपिटल का पार्ट होता है ना टीयर 2 कैपिटल का पार्ट होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उस पर इफेक्ट होता है। सो डीटीएल की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीटीएल हमने शो में करनी है। बैलेंस शीट के अंदर 6th कॉलम होता है अदर्स नाम का, उसके अंदर उसका शेड्यूल 5 होता है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, उसके अंदर हम डीटीएल को शो करते हैं। सिमिलरली जब डीटीए बनता है, डीटीए की एंट्री होती है डीटीए डेबिट टू रिजर्व टू रेवेन्यू रिजर्व। इस केस में क्या है कि रेवेन्यू रिजर्व्स हैं जो वो बढ़ जाते हैं। लाइक डीटीएल में तो उल्टा था, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट हो रहे थे, इसमें रेवेन्यू रिजर्व क्रेडिट हो रहा था, वो बढ़ जाते हैं। बट जो रेवेन्यू रिजर्व बढ़े हैं उनको हम डायरेक्ट टीयर 1 कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं करते, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए वो फिर से कैपिटल एडिक्वेसी को हमारी इफेक्ट करता है। तो पहले हम देखते हैं डीटीए शो कैसे करते हैं। डीटीए कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट के अंदर 6th नंबर, एसेट्स के अंदर 6th नंबर की आइटम होती है अदर्स। अदर्स के अंदर अदर्स का शेड्यूल 11 होता है अदर एसेट्स, उसके अंदर हम डीटीए को शो करते हैं। सो अभी हमने कहा था कि जो डीटीए से के करके जो रेवेन्यू रिजर्व्स इंक्रीज हुए उनको कैपिटल में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया जाता, उन पे कुछ लिमिट लगाई गई है। वो लिमिट्स क्या है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि डीटीए एसोसिएटेड विद अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होती हैं वो पूरी तरीके से कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल से रिड्यूस कर दी जाती है। हमने ऊपर पढ़ा था 2 तरह कैपिटल होती है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 के अंदर भी एक पार्ट होता है कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल, उसमें से पूरी तरह से ही कम कर दिया जाता है। डीटीए एसोसिएटेड विद अक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, बैंक ही ले लो, बैंक को 2020-21 के अंदर लॉस हुआ था 6 करोड़ का। ठीक है, बोथ इनकम टैक्स के अंदर एंड कंपनीज एक्ट के अंदर।
हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर कितने का लॉस हुआ? 6 करोड़ का, 6 करोड़ का, ठीक है। 2021-22 के अंदर क्या हुआ? कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज को कितना प्रॉफिट हुआ? 7 करोड़ का, माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी 7 करोड़ का, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होगा? जो ये लॉस होगा ये आपस में सेट ऑफ नहीं होता। 7 कंपनीज एक्ट जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो कैलकुलेट करेगा 7 करोड़ के ऊपर, बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि आप अपने पिछले साल का लॉस अगले साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो इनकम टैक्स के अंदर ये 6 करोड़ माइनस हो जाएगा, नेट बचेगा 1 करोड़। तो जो 6 करोड़ हुआ इट इज नोन एज अक्यूमुलेटेड लॉस। तो इनकम टैक्स के अंदर तो इसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो हम बेनिफिट मिल जाएगा तो हम इसका क्या बनाएंगे? डीटीए। बट कंपनीज एक्ट में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सो दिस विल बी अ डीटीए एसोसिएटेड विद अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर ऐसे कोई डीटीए है तो उसको पूरी की पूरी तरीके से ही कॉमन इक्विटी टीयर 1 में से डिलीट कर दिया जाएगा। सेकंड हमारे पास निकल गया था टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंसेस जो जैसे हमने बोनस की बात करी, इस तरीके से काफी एक लिस्ट है पूरी जिसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर टाइमिंग डिफरेंसेस निकलता है, लाइक बोनस हो गया, लीव विद वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्सेट्रा। अगर इनके अगेंस्ट कोई डीटीए बनती है तो वो पूरी तरह से लेस नहीं होती, लेकिन उसके अंदर एक कैपिंग कर दी गई है। कैपिंग इस तरीके से की गई है, जितनी आपकी CET1 कैपिटल है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है, उसका उसके 10% तक आप 10% तक लेस कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। डीटीए विच रिलेट्स टू टाइमिंग डिफरेंस में इंस्टेड ऑफ फुल डिडक्शन पूरी तरीके से माइनस करने की जगह बी रिकॉग्नाइज इन द CET1 कैपिटल अप टू 10% ऑफ बैंक CET कैपिटल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, कि अगर बैंक चाहे तो अपने 10% तक उसको CET1 कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर सकता है। इसको हम एक एग्जांपल समझने वाले हैं। एक इसके लिए पहले एक नेक्स्ट पॉइंट भी समझ ले। कॉमन टियर कैपिटल के अंदर एक और चीज इंक्लूड की जाती है जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कॉमन शेयर्स ऑफ अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज। इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसकी इनकी इन्वेस्टमेंट्स प्लस जो ऊपर वाली डीटीए थी, टोटल मिला के CET1 कैपिटल का 15% से ज्यादा हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर बेसिकली दो लिमिट्स हैं, एक तो 10-10%, दोनों के ऊपर 10-10% इंडिविजुअली एंड 15% इन टोटल। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज आपकी CET1 कैपिटल है जो वो है 100 करोड़ की, ठीक है। CET1 कैपिटल, CET1 है आपकी 100 करोड़ की, उसके अंदर जो आपकी डीटीए थी टाइमिंग डिफरेंस वाली वो थी लेट्स से 10 करोड़ की, ठीक है। एंड जो आपकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट थी उसको मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी थी 10 करोड़ की, टोटल हो गया आपका 20 करोड़। एक तो लिमिट है कि दोनों 10-10 करोड़ नहीं हो, 10-10% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 100 करोड़ में क्या है 10-10%, एंड दोनों इन टोटल 20 करोड़ से ज्यादा 15% से ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बट टोटल तो 20 करोड़ बन रहे, तो इन टोटल कितना हम रिकॉग्नाइज करेंगे? सिर्फ 15 करोड़। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो अमाउंट हम छोड़ देंगे, बट इतनी अमाउंट ही इंक्लूड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल हमारे पास 100 करोड़ है, कैपिटल हमारे पास 100 करोड़ है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास डीटीए वाली है, लेट्स से इट इज 12%, सिग्निफिकेंट वाली है दैट इज 3%, ठीक है। तो इन टोटल तो ये 15% है, एक लिमिट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल इन पे लिमिट क्या है कि एक का जो शेयर है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो क्या करेंगे? 10% प्लस 3% दैट इज 15%। तो इसके अंदर दो दो तरीके से कैपिंग की गई है, एक तो 10% इंडिविजुअली लिमिट है और एक 15% दोनों की मिला के लिमिट है, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या है? अगर हम चाहें, देखो एक बैंक है उसके अंदर सब हो सकता है कि उसकी डीटीए भी हो, डीटीएल भी हो, तो जो हमने रिकॉग्नाइज करनी है, जो हमने कैपिटल में से लेस करनी है, तो देर आर सम चांसेस कि हम दोनों को नेट ऑफ कर सकते हैं। बट नेट ऑफ कर किन किन केसेस में सकते हैं? पहला केस कि डीटीए डीटीएल बनी हो सेम टैक्सेशन अथॉरिटी की रूल्स के अकॉर्डिंग, लाइक ऐसा ना हो कि डीटीए आपने सपोज आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक हमारे पास ब्रांच ऑस्ट्रेलिया की, एक ब्रांच इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच के अकॉर्डिंग आपकी बनती है डीटीएल, इंडिया वाली ब्रांच के अकॉर्डिंग बनती है डीटीए, तो आप दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते। रीजन भी दोनों टैक्सेशन अथॉरिटीज ही अलग अलग है। बट अगर वही एक इंडिया वाली ही कंपनी है, उसकी डीटीए बन रही है, उसकी डीटीएल बन रही है, देन आप उनको नेट ऑफ कर सकते हो क्योंकि वो सेम टैक्सेशन अथॉरिटी के द्वारा लगाई गई है, ठीक है। उसके अलावा मेन इसमें यही था देखने वाला। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि जो वैल्यू जो हमने CET1 कैपिटल के अंदर
डिडक्ट नहीं करी, जो कि 10% वाला अमाउंट था, क्योंकि वो डिडक्ट तो नहीं हो, उसके अंदर हमने रिकॉग्नाइज करा है, उसकी जो रिस्क वेट होगा वो होगा 250% और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोविजनिंग की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बैंक एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 8, उसके अंदर एक हम स्पेशल रिजर्व बनाते हैं। स्पेशल रिजर्व ये बनाने की परमिशन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स को ही होती है, तो स्पेशल रिजर्व बनाते हैं एंड जो भी डीटीएल क्रिएट होगी वो इन स्पेशल रिजर्व के अगेंस्ट ही क्रिएट की जाती है। जो स्पेशल रिजर्व हो इनकम टैक्स में एज अ रिडक्शन अलाउड होते हैं। ओके,